वो क्या करती है, जो ये लेयर में जब कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज जब आती हैं तो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके वो आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इनको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कहा जाता है कि यहाँ पर जो एयर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुकी है। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब आयंस बन गए। और हमने बचपन में पढ़ा है ना कि भाई एटम क्या है, एक एटम के, ये मान लीजिए एटम का न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 2 8 ऐसे करके। भाई हाइड्रोजन में एक ही होता है, हीलियम में 2 होते हैं। तो ये क्या होंगे, जब इनको एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो मान लीजिए H+ बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। ठीक है ना। जब एटम्स पर चार्ज आ गया तो उसको आयन कहते हैं। तो जब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं भाई, ये भी तो क्या है, कोई इनके पास भी तो एटम है। गैस मॉलिक्यूल्स में क्या है, एटम ही तो हैं। और वो एटम कैसे हैं, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज मिलने की वजह से, एनर्जी मिलने की वजह से वो क्या हो रहा है, अपने सेल को छोड़कर भाग जा रहे हैं। जब वो छोड़ के भाग जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, चार्ज में। और जब चार्ज आ गया, इसका मतलब है कि उनको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। इसीलिए इसको आयनोस्फीयर कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैसेस जो हैं वो आयन के फॉर्म में मौजूद, जो गैसेस के एटम्स हैं वो किस फॉर्म में मौजूद है, आयंस के फॉर्म में मौजूद हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो उसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आयनोस्फीयर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयंस होते हैं, और वो आयंस कहीं से आए नहीं है, इन्हीं गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब किए। तो जो हीट एब्जॉर्ब, जो उनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको छोड़कर चले गए। जब छोड़कर चले गए तो उन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके पर निगेटिव हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इस वजह से हम लोग इसको आइनोस्फेयर कहते हैं। तो ये अलग नहीं है, ये थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, चार्ज्ड दीज चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड आयंस। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी, तो बहुत सा उसमें 9th 10th की फिजिक्स वगैरह और केमिस्ट्री का बहुत छोटा छोटा क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। अब देखिए, ये केमिस्ट्री का तो कंसेप्ट है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो कंसेप्ट है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनाइज्ड बॉन्ड बनता है। सब केमिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने। और फिजिक्स में पढ़ा है कि भाई जब इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह सब पढ़ा है अपने फिजिक्स में। जब उसमें जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। उसके बाद क्या कहते हैं, अल्फा पार्ट बम्बार्डिंग किया था, तो उससे प्रोटॉन की खोज हुई थी गोल्ड फॉयल पे। ये सब पढ़ा है आपने बचपन में। बस वही चीज़ हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं, बस उसी बेसिक को समझना है, उसी का यूज है। तो लोग कहते हैं कि वो पढ़ के क्या मिला, वो पढ़ के ये मिलेगा कि आगे के कंसेप्ट समझोगे तभी तो बन पाओगे कोई किसी लायक। ठीक। तो लिखेगा, दिस चार्ज एटम्स आर आयंस गिविंग द ionosphere giving the ionosphere constantly producing a constant फ्लक्स। इसी को क्या कहते हैं, फ्लो। आपने ये भी 9th में पढ़ा होगा, फ्लक्स जनरेशन। ठीक है। तो कांस्टेंट फ्लक्स यानी फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या कहा जाता है, फ्लक्स। ठीक है। और आपने देखा होगा बचपन में, या वो जब बैटरी वगैरह जो होती है बड़ी सी, घर में इन्वर्टर वगैरह हो तो बड़ी सी बैटरी, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव को शॉर्ट करते हैं तो क्या होते हैं, स्पार्किंग होती है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो है। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक बार में इस फ्लो हो गए तो वो हीट क्या हो गई, स्पार्किंग के रूप में हमें दिखती है। क्या फ्लो होगा तो हीट डेवलप होगा। ठीक है ना। तो वही है। तो फ्लक्स या फ्लो, कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज्ड एटम्स। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा हीट मिलती रहती है, ये सब गेन करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता रहता है, और वो ही मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। ये इतना लिख लिया, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब आगे लिखिएगा। देखिए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेडियो वेव्स transmitted from earth are reflected back to the earth by this layer, इसका मतलब है कि अगर ये आइनोस्फीयर नहीं होता तो हम रेडियो वेव्स भेज ही ना पाते, हम रेडियो वेव्स का यूज ही ना कर पाते। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ से अगर हमने वेव्स भेजी, रेडियो वेव्स, तो कहीं ना कहीं टकरा कर तो वापस आना होगा, तभी दूसरे को रिसीव होगा ना। सेंडर, जैसे कि हम क्या कहते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, क्या है, अर्थ। अब इसके एक हिस्से पर ये रेडियो टावर लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल को सेंड कर रहा है। क्या है, सेंडर है, ये सिग्नल को सेंड कर रहा है। अब अगर इसको, और अर्थ गोल है, सर्कुलर है, हमें पता ही है। सर्कुलर क्या मतलब, एक जो उसी तरह का लगभग शेप है। अब मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है क्या, रिसीवर। क्या लगा हुआ है, रिसीवर। अब ये भेजा यहाँ और रिसीव यहाँ होना है, तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन में से फॉलो करती चली जाएगी ना, तो यहाँ कहाँ आ पाएगी। तो क्या होता है, सिंपल से यही होता है कि जो आपकी यहाँ पर ये क्या है, आइनोस्फेयर है, ये आइनोस्फेयर क्या है, चार्ज्ड है। और रेडियो वेव्स भी क्या होती हैं, चार्ज फ्रीक्वेंसी तो होती है। तो ये चार्ज फ्रीक्वेंसी जब इस चार्ज फ्रीक्वेंसी से टकराएगी तो हमें पता है कि वो क्या करेंगे, उसको रिपेल कर देंगे। क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। और जब वो उसको धक्का दे के वापस भेज देंगे तो वो वापस आ जाएगी, और वापस आ जाएगी तो रिसीवर पे आके गिरेगी, और रिसीवर रिसीव कर लेगा। तो अगर ये आइनोस्फेयर न होता तो शायद हम रेडियो फ्रीक्वेंसी न भेज पाते। ठीक है। हाँ। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कौन से स्फीयर में ट्रेवल करती है। ट्रेवल तो सब में करती है, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसमिशन होता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड बैक होता है, वो किस लेयर से होता है। तो ट्रांसमिटेड रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है आइनोस्फेयर से, यानी कि, और आइनोस्फेयर मतलब क्या, थर्मोस्फेयर से। अगर आइनोस्फेयर तो आइनोस्फेयर ऑप्शन में टिक कीजिएगा, और नहीं तो अगर थर्मोस्फेयर है तो थर्मोस्फेयर टिक कीजिएगा। ठीक है। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आज हम और सबसे पहले तो रेडियो का आविष्कार हुआ था ना,
सबसे पहले रेडियो वेव्स जो होती हैं वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेव होती है रेडियो वेव्स, इसीलिए ये बहुत दूर तक ट्रेवल करती हैं। तो आप देखिएगा रेडियो वेव्स के जो रेडियो के रिसीवर होते हैं यानी पोल्स होते हैं वो पूरे शहर में एक होता है, लेकिन जब आप टेलीफोन की बात करते हो या टेलीफोन की बात कर लीजिए या फिर आप किसकी बात कर लीजिए, ये 4G 5G की बात कर लीजिए, तो आपको ढेर सारे टावर देखने को मिलते हैं। क्यों? तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो रेडियो होती है, रेडियो वेव्स की जो वेव्स होती है उनकी लेंथ बहुत लंबी होती है, तो उनका जब वो टकराती वगैरह हैं तो भी उनमें जो लॉसेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस कोई मैसेज भेजना होता है तो हम रेडियो वेव्स के थ्रू ही भेजते हैं। और देखिए आज भी आर्मी या डिफेंस सेक्टर में रेडियो वेव्स का ही मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। और ये जो 2G है, 3G है, 4G है और अब तो 5G आ गया, तो इनकी स्पीड तो बहुत तेज है, तो लंबी और बड़ी चीज़ों को आप बहुत तेज नहीं फेंक सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके साइज को छोटा करना पड़ेगा। तो जब आपने साइज छोटा कर दिया तो जब वो टकराएंगी इधर उधर ऑब्स्टेकल से तो उनमें लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो उस लॉस को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको क्या करने पड़ेंगे, टावर्स लगाने पड़ेंगे, एम्पलीफायर्स, ताकि सिग्नल रिसीव हुआ, फिर उसके जो लॉसेज हैं उसको मिनिमाइज करके फिर से भेजा गया, फिर से रिसीव हुआ। तो ऐसे कर करके कई स्टेप में कई टावर टू टावर ट्रेवल होते हुए वो फ्रीक्वेंसी आपके फ़ोन में पहुंचती है और तब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी का गेम है। तो वो फ्रीक्वेंसी आइनोस्फीयर तक नहीं पहुंचेगी, वो सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल होती है, वो उसका टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें हमारे टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें हम लोग नहीं जाते। हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो बड़ी वेव्स होती हैं और इनका जो ट्रांसमिशन जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है, आइनोस्फीयर से होता है। तो इसलिए आइनोस्फीयर आर हेल्पफुल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो वेव्स, ठीक है। चलिए ये नोट डाउन कर लिया, अब आगे लिखिए। लिखिएगा दी टेम्परेचर again starts increasing with height because of radiation from the सन। यानी कि ये क्या है, ये डायरेक्ट सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगे। यहाँ पर जो एयर है वो क्या कर रही है, सन की रेडिएशन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर, तभी तो वो आयनाइज्ड हो रहे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली कहाँ से, इसी सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया डायरेक्ट, उसने रिफ्लेक्ट होके अर्थ से आने का वेट ही नहीं किया, डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है। लिखिए एक फिजिकल एटमॉस्फेरिक फेनोमेना जिसको हम लोग अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अरोरा को आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचेंगे अरोरा के टॉपिक में वहाँ पर, ठीक है। अभी आप बस इसको लिख लीजिए अरोरा। और ये कुछ नहीं, ये रंगीन लाइट्स चमकती हुई दिखती हैं जब हम पोल के नज़दीक पहुंचते हैं वहाँ पर रातों में, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। और इसी वजह से लिखिएगा अरोरा, जिसको और कहा जाता है नॉर्दर्न लाइट्स।
क्या, नॉर्दर्न लाइट्स, या इसको और जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है अरोरा बोरियलिस, या कहा जाता है और साउदर्न लाइट्स। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरियोलिसिस, या नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरियोलिसिस, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर को साउदर्न लाइट्स या क्या कहेंगे इसको, अरोरा ऑस्ट्रेलियसिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अरोरा एक घटना है, अरोरा एक इन्वायरमेंटल या कहीं एटमॉस्फेरिक घटना है, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो नॉर्दर्न लाइट्स, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा साउदर्न लाइट्स, या नॉर्थ वाले को कहेंगे नॉर्दर्न बोरियलिस और साउथ वाले को कहेंगे साउदर्न अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। याद रखने का मतलब, अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस। ठीक है भाई, आप वर्ल्ड मैप निकालिए, आपको दिख जाएगा साफ साफ कि इक्वेटर से हम क्या करते हैं, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इक्वेटर इज द मिड पॉइंट, है ना। तो अगर आप देखो तो देखिए ये रहा, यहाँ देखिए, ये गौर से आप देखिएगा 0 डिग्री, ये क्या है, इक्वेटर है, ये वाली लाइन। यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा आपको इक्वेटर, यहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा, इक्वेटर। मैप खोल के देखिए 0 डिग्री, तो इस इक्वेटर के नीचे वाला हिस्से को क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर वाले को नॉर्दर्न, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो यहाँ ये जो कंट्रीज हैं, इन लोगों को जो अरोरा दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरियलिसिस। ठीक है, और जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लोग हैं, इन लोगों को दिखाई देगा साउदर्न लाइट्स, या उसको कहेंगे साउदर्न ऑस्ट्रालिस। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रालिस याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, याद करने का तरीका है कि कभी मिस हुआ तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया साउथ में, तो साउथ वाले को ऑस्ट्रालिसिस। ठीक है, लिखिएगा आर मोस्टली ऑब्जर्व्ड in थर्मोस्फेयर। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, और अच्छे से बताऊंगा आपको पूरा, वो क्या कहते हैं, पिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, आप देखिएगा, आपको गूगल पे कह दूंगा, आप सर्च कर लीजिएगा, वो पिक्स भी आपको दिख जाएंगी, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में। हाँ ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या, थर्मोस्फीयर कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट और 5वां स्फीयर है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर देखिए, मैंने जब ग्राफ बनाया था यहाँ टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया था, यहाँ पर मैं टेम्परेचर ग्राफ थोड़ा सा ऐसे कर्व बताया था। क्यों, क्योंकि भाई रेडिएशन है, तो हीटिंग और जो हो रही है वो कैसी हो रही है, मतलब कोई उसमें फिक्स ट्रेंड नहीं है, तो वो फ्लक्चुएशन वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है ना। और जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं, वो भी थर्मोस्फीयर में, मतलब 100-200 किलोमीटर की हाइट पर जो हम लोग सैटेलाइट रखते हैं ना, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, वो इसी थर्मोस्फीयर में ही रहते हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग का इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है, वो भी थर्मोस्फीयर में ही है। जो कहते हैं ना कि स्पेस में रह के आया, तो स्पेस में जो रह के आया, तो वो स्पेस में कहाँ रहते हैं, वो स्पेस में एक स्पेस सेंटर बनाया गया है, स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो नासा और बाकी और कई देशों का मिलके उसको बनाया गया है। और वो उसी
इसी थर्मोस्फीयर में क्या करता रहता है, वो उस अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है। ठीक है, तो उसी जो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी थर्मोस्फीयर में है, और जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं वो भी थर्मोस्फीयर में ही रहती हैं। ठीक है ना, जो 100-200 किलोमीटर के हाइट पर जो हम लोग लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स वगैरह डालते हैं, जो वेदर को के बारे में, या ये जीपीएस जो मैपिंग वगैरह करती हैं, ये सब लगभग लगभग इसी थर्मोस्फीयर में ही रहती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऊपर तक और जाती हैं। कुछ कम्युनिकेशन जो लो रेंज कम्युनिकेशन कराना होता है वो भी थर्मोस्फीयर में ही रहेंगी सैटेलाइट्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट एक्सोस्फीयर के बारे में। तो इसको रब किया जाए और लिखा जाए एक्सोस्फीयर के बारे में। ठीक है।